यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का एग्जामिनेशन कंटिन्यू में है तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। नेक्स्ट पेपर आप लोगों का है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप लोगों के पास 1.5 डेज है, इफेक्टिवली अगर बोलूँ तो जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हुआ है उसका ये इवनिंग डेज आज है ना, प्लस कल पूरा दिन, प्लस मॉर्निंग में जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है वहां पे भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है। इस पीरियड को कैसे यूटिलाइज करके आप पूरा होल सिलेबस को बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि 100% कवरेज हो और साथ ही में थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन स्कैन करेंगे, बैठ के बनाने वाली प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि जितना बनाना था वो समय चला गया। अब बनाने वाली समय रही नहीं, बनाने के लिए कोई समय नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बचेगा ही नहीं रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो इस अटेम्प्ट के लिए यानी कि सितंबर 2024 के लिए आरटीपी और एमटीपी में जो एमसीक्यूज है वो आपको एक बार स्कैन स्कैन कर लेना है। स्कैनिंग का मतलब है बैठ के बनाना मत, एमसीक्यू पढ़ा, आंसर आप लोगों के पास अवेलेबल है और मजे से आंसर टैली कर लिया। ठीक है, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिकल चैप्टर की बात करूं तो टोटल में 14 चैप्टर्स है ना, मटेरियल से लेके बजटरी तक। उसमें भी मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करता बच्चे को कि आप कोई चैप्टर जो आ चुका है उसको छोड़ के जाओ। ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। क्यों क्यों बोलता हूं मैं कि सारा चैप्टर प्रैक्टिस करके जाना है? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि सर अगर डिस्क्रिप्टिव में कोई चैप्टर नहीं आया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एमसीक्यू में आ जाएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यानी कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ से डिस्क्रिप्टिव आएंगे तो कुछ से एमसीक्यू आएगा। ठीक, आपको अपनी डे इवनिंग का स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो इवनिंग डे है उसमें हम कोशिश करेंगे कि लाइट चैप्टर से स्टार्ट हो एंड स्कोरिंग चैप्टर्स भी कवर हो। ठीक, तो स्टार्ट करना है दो छोटे छोटे चैप्टर मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट से। रीजन बहुत सिंपल है, एक तो ये आसान चैप्टर है, दूसरा इसमें जो कंसेप्ट है ना वो बड़े ही स्मॉल कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के जो टेक्निक्स है उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो एक साथ थ्योरी लेक्चर करते टाइम आप कर लेना। और इम्प्लॉय कॉस्ट में इसमें भी दो तीन ही टॉपिक है, इम्प्लॉय कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन, रिन्यूमरेशन का कैलकुलेशन, और तीसरा लेबर टर्नओवर रेशियो। तो आसान है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, और सबसे बड़ी बात जब आपने सिलेबस को स्टार्ट किया होगा ना 99% चांस है ये दोनों चैप्टर आपने पहले पढ़े होंगे, क्योंकि ये बेस बिल्डिंग चैप्टर्स में आते हैं। फिर इवनिंग में दो चैप्टर से तो नहीं होगा, कोशिश करेंगे कुछ अब ऐसा करें जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हो। आराम से बोल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, करेक्ट, और साथ ही में आसान भी हो। आसान का मतलब नो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसपे दिमाग पे आपको बहुत जोर डालना पड़े, जैसे कि कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है जिसमें जो भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है उनकी डिटेल में आपको मीनिंग पता हो और उनमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपको पता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
में हम ओवरहेड को कैसे ट्रीट करते थे, प्रोडक्ट पे चार्ज करते थे, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए, जो कि बेसिक है बहुत। हर एक टोटल ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज हम पता करते हैं, फिर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत आसान है। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे बोले सर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड पढ़ने के बाद ही करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा है तो ओवरहेड पहले रिवाइज कर लेना। चलो नेक्स्ट डे में आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसी रखनी है कि हर एक सीटिंग में एक बड़ा चैप्टर जो थोड़ा आपको दिमाग पे जोर डालने में मजबूर करे, जिसमें याद करना पड़े, और 2 या 3 स्मॉल चैप्टर्स। मुझे लगता है 2-3 चैप्टर करने के बाद एक बार आपको ब्रेक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंसान हो भाई, एग्जॉस्ट हो जाओगे, मशीन तो हो नहीं कि बैठे बैठे 10 घंटे पढ़ लोगे। ठीक, तो जितने बजे भी आप उठते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में आपको कोशिश करना है ओवरहेड खत्म करने का। ठीक, ओवरहेड में पता है बच्चे अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड के ट्रीटमेंट में गड़बड़ी नहीं करते, मशीन आवर रेट में भी गड़बड़ी नहीं करते। ठीक, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्लियर रखना है। अगर आप मेरी रिवीजन वीडियो देखोगे तो क्लियरली हर एक मेथड के ऊपर एक एग्जाम्पल देके मैंने बनाया है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि रेसिप्रोकल वाले में आपको कई बार मेथड स्पेसिफाई कर दे, कई बार ना करे, नहीं करेगा किसी से भी कर सकते हैं। मैं क्लास में सिमल्टेनियस इक्वेशन से ज्यादातर करवाता था, है ना। अब क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर हो गया, तो थोड़ी लाइट चैप्टर इसमें रखना पड़ेगा, इसकी जो थकाई है उसको कंपेंसेट करने के लिए। तो यूनिट और बैच कॉस्टिंग करेंगे, इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट तो ना बराबर का है, क्वेश्चन की बस स्कैनिंग करनी है। थोड़ा लेटे लेटे रेस्ट करे करे भी कर सकते हो। जिस आपके रजिस्टर में आपने प्रैक्टिस किया होगा, उस रजिस्टर को खोलो, बुक को खोलो, मजे से क्वेश्चन देखते रहो और देखो, टिक कर लो, फटाफट हो जाएगा। और इसी के साथ जब भी मैं यूनिट, बैच और उसके बाद ही जॉब कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा पसंद आता है कि यूनिट बैच के बाद बच्चे जॉब कॉस्टिंग कर ले, इससे इनका डिफरेंस भी फील हो जाता है कि कौन से मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कौन से इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है, ये पूछता भी है। फिर आपको लेना है एक ब्रेक। ठीक, ब्रेक में जो आपकी नेसेसरी वाली चीजें हैं, खाना खाना हो गया, है ना, रिफ्रेशमेंट हो गया, ये सारी चीजें करनी है। बैठ के रील्स स्क्रॉल मत करना। ठीक, दिमाग को डम बना देगा। एग्जामिनेशन के टाइम में ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। जो ब्रेक का भी टाइम है वो फिजिकली बिताओ, बातें कर लो, खा लो, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, पर मोबाइल मत चलो। सेकेंड शिफ्ट जो है, आफ्टर ब्रेक खाना वाना कुछ खा लेना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और थोड़ी बड़ा भी चैप्टर है, थोड़ा टेक्निकल भी चैप्टर है। मुझसे अगर आपने पढ़ा हो, चाहे फास्ट ट्रैक में, या कोई बच्चा रेगुलर जो पढ़ रहे हो तो अभी एग्जाम देने ही वाले नहीं है, फास्ट ट्रैक में जो देखा हो, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा फॉलो माई वर्किंग। आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ाया, उसमें वर्किंग नोट्स करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है इंस्टीट्यूट की बुक से। इंस्टीट्यूट की बुक में जो टेबुलर फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट की वेरिएंसेस निकालता है, मैंने वैसा नहीं पढ़ाया आपको। और दूसरी चीज, जो नॉर्मल वेरिएंसेस फार्मूला से भी निकालता है, तो वर्किंग इंस्टीट्यूट के बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वैसा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो आपको मेरी वर्किंग फॉलो करनी है। जो बच्चे वर्किंग नोट सही बना दिया है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डेटा लिखते थे वो सही कर दिया, वो वेरिएंस 100% करेक्ट करेगा। चलो, इसके साथ मैंने मर्ज किया है बजट एंड बजेटरी कॉस्टिंग का। रीजन बहुत सिंपल है, इसमें दिमाग पे जोड़ बहुत कम डालना है आपको। बजट और बजेटरी कॉस्टिंग में कंसेप्ट ही कितना है,
फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आधा घंटा भी बहुत है। एंड फंक्शनल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए भी हाफ एन आवर बहुत है। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ये भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। जॉइंट कॉस्ट का एपोर्शनमेंट का मेथड और बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, ये जब मैंने पढ़ाया है फास्टैग में भी, रेगुलर में तो खैर बहुत ही टाइम लगा के पढ़ते हैं, फास्टैग में भी जब मैंने पढ़ाया था तो एक एक मेथड को एक्सप्लेन करके और एक इलिस्ट्रेशन कराया था। उतना भी देख लोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। अब डे में मान लो इतना कर लिया तो फिर एक इवनिंग ब्रेक चाहिए आपको, ठीक, यहाँ पे भी आप खाओ पियो मस्त रहो, रिफ्रेशमेंट दो, क्योंकि नाइट शिफ्ट अभी आने वाली है, इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग में देखो मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको स्टार्ट करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन को स्कैन करना है, ठीक, इसमें क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। अब मेरी बुक की ही बात करो तो नहीं भी तो 50 क्वेश्चन होंगे, तो बना के तो संभव नहीं है, फटाफट स्कैन कर लिया, समझ में आ गया। सीबीपी एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछता है, और मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में 6-7 डिसीजन जो पढ़ाया आपको वो भी ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन जो इन पे इंपॉर्टेंट कराया है जरूर करके जाना आप। तीसरा, मार्जिनल और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालते टाइम क्वेश्चन ज्यादा नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्या फर्क है ना, कैसे प्रॉफिट निकलेगा और प्रॉफिट में जो डिफरेंस आती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये दो बेसिक है, अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग आपको देखना है, ठीक, प्रोसेस कॉस्टिंग में इतना क्लियर होना चाहिए कि फीफो मेथड है या एवरेज मेथड है, इसी को वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं। उसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या फर्क होता है, कॉस्ट ऑफ यूनिट निकालते टाइम दोनों में क्या फर्क आएगा, एंड अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट एलोकेशन जो बोलते हैं कि फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक का अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस जो भी हो, उसमें कैसे निकालते हैं। इस पे हाल ही में एक बच्चे ने एक कमेंट किया था, चलो मैं आप लोगों को भी समझा दूं, बोला कि सर कैसे पता चलेगा कि फीफो मेथड है कि वेटेड एवरेज मेथड है। मैंने आपको बताया है फीफो मेथड लगाने के लिए ओपनिंग जो स्टॉक है ना आपकी प्रोसेस में, ओपनिंग WIP, उसका परसेंटेज कंप्लीशन पता होना जरूरी है। ये नहीं हुआ तो फीफो मेथड नहीं लग सकता। तो किसी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो फीफो मेथड से तो बना ही नहीं पाएंगे, एवरेज मेथड से बनानी पड़ेगी। एवरेज मेथड बनाने के लिए जो ओपनिंग स्टॉक है ना प्रोसेस में, उसका कॉस्ट का बाइफरकेशन देना जरूरी है, यानी कि मटेरियल उसमें कितना है, लेबर एंड ओवरहेड कितना है। क्यों, क्योंकि एवरेज मेथड में एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए करेंट कॉस्ट में ओपनिंग कॉस्ट जोड़ते हैं, और ओपनिंग कॉस्ट में बाइफरकेशन नहीं हुआ तो जोड़ेंगे कैसे, समझ में आया क्या। तो इसके लिए ये जरूरी है परसेंटेज कंप्लीशन, इसके लिए कॉस्ट एलोकेशन जरूरी है कि कॉस्ट के अंदर मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, ओवरहेड का कितना है। हाँ, अगर दोनों दे दे एक साथ एवरेज मेथड से करना, अगर दोनों ही मेथड लगाना संभव हो, बहुत कम ही चांस है कि दोनों मेथड लगाना संभव होगा, अगर है कि दोनों मेथड लगाना संभव है उसके बावजूद आपको मेथड नहीं बता रहा तो एवरेज मेथड से। चल आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये वो चैप्टर है जिसको बैठे बैठे लेटे लेटे भी रिवाइज किया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल एंट्री। जिस बच्चे को जर्नल क्लियर नहीं है उसको लेजर भी क्लियर नहीं होगा, तो जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने जब पढ़ाया तो कंपैरेटिव फॉर्मेट में पढ़ाया कि यही बताओ इंटीग्रेटेड में क्या होगा, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा, ठीक। उसके बाद लेजर, जर्नल पता है तो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में लेजर में कहां पे फर्क आएगा, इजिली बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है, कॉस्ट शीट अपने पढ़ रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने बेसिक डिफरेंस देखे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क क्या होता है, इतना क्लियर है तो आप वो पीएल बना लोगे। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत है तो फास्टैग वाले से वो क्लिप देख सकता है जिस क्लिप में मैंने ये चीज पढ़ाई होगी। ठीक है, लास्ट में मैंने लिखा है जो रात हो गया अंत करना है सर्विस कॉस्टिंग से। क्यों सर, सर्विस कॉस्टिंग तो बिना बनाए थक गए हो तो लेट के भी देख लोगे तो चलेगा। सर्विस कॉस्टिंग में है क्या, सारे खर्चे को जोड़ना है और सर्विस यूनिट से डिवाइड करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी हम अलग फेयर चार्ज करने वाले होते हैं, अलग अलग फेयर चार्ज करते हैं, वहां पे कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट यूनिट का। बहुत प्यारे तरीके से सिंगल यूनिट, कंपोजिट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके पास टाइम होता है। अब प्रैक्टिकल सारे हो गए। ठीक, थ्योरी नोट्स थोड़ा आप लोगों को देख लेना है, एमसीक्यू के लिए भी कंसेप्ट पूरा होना जरूरी है, प्लस कई बार आपको थ्योरी अटेंड भी करना पड़ जाता है, मन नहीं मजबूरी सही। देखो इसके बाद मान लो 2 घंटे लगे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। क्यों, 3.5 आवर्स का तो मैंने ही पढ़ा रखे यूट्यूब फास्ट ट्रैक वाले में, उसको 2 के स्पीड पे देखोगे भी। क्यों 2 के स्पीड पे, लास्ट डे रिवीजन तो आप रिवाइज कर रहे हो ना, पढ़ तो आप पहले चुके हो, है ना, तो काम चल जाएगा। 1.5 से 2 घंटे के भीतर आराम से हो जाना है। 2-2.5 घंटे में ये हो गया तो अंत में पता है क्या करना है, बस फॉर्मेट वगैरह है इसको एक बार रिवाइज कर लेना कि हाँ आपने कैसे क्या पढ़ा था, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह है जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जिसको बार बार याद करना पड़ रहा है, तो उसको एक बार क्विक समरी रिवीजन कर लेना कि हाँ ऐसा ऐसा था। ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन ये ध्यान देना जरा, क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, बैठ के क्वेश्चन नहीं बनाना है। जो बच्चा बैठ के बना रहा है वो सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाएगा, सिंपल सी बात है। बना हुआ क्वेश्चन है, आंसर साथ में है, उसी को देखना है और आंसर टिक टैक कर लेना है, आगे बढ़ना है। एक भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है। आप स्पीड मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस अंत वाले दिनों में नहीं कर सकते, उसके लिए तो जो ये रिवीजन डेज थे ये थे। वही क्वेश्चन देखें जिसका आंसर अवेलेबल हो, यानी कि नए नए क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ही नहीं है तो आप निकाल नहीं पाओगे, फिर आपको बनाना पड़ेगा। सही आंसर नहीं आया तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ऐसा काम मत करो अंत के दिनों में। कोशिश करो ड्यूरिंग क्लास जो क्वेश्चन कराया गया है उसी को रिवाइज करो, मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी नई किताबें नहीं पढ़नी उस दिन, कोई भी नया मटेरियल, नया नोट्स नहीं पढ़ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। सीए बनने के लिए भी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी तुम्हारे टीचर ने इतना पढ़ाया है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, 90 मार्क्स लाने के लिए तो सारे टीचर मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहे हैं नोट्स, है ना हाँ, 100 आउट ऑफ 100 लाना हो तो ऐसा हो सकता है नोट्स में कोई चीज छूट तो नहीं गई जो एक आध नंबर का आ जाए, पर 90 तक लाने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपका नोट सफिशिएंट है। हाँ ये है कि आपने समझा है कि नहीं, वो मतलब वो नोट्स को आपने समझा है कि नहीं ड्यूरिंग द क्लास, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो कुछ टिप्स मैं एग्जाम के लिए भी आप लोग को देना चाहूंगा। क्या, तो एक तो सारे क्वेश्चन करने की प्रयास करें। अगर कोई क्वेश्चन ना भी बन पा रहा है ना तो एटलीस्ट वो चैप्टर रिवीजन है, फॉर्मेट वगैरह तो पता है। मान लो मशीन और रेट का क्वेश्चन आया, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है, थोड़ा कंफ्यूजन है, पता नहीं कैसे निकलेगा। बच्चे और सारे खर्चे तो आपको पता है, तो फॉर्मेट बनाओ और सारे खर्चे डालो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अपने अपने इंट्यूशन से निकाल दो, दिमाग में जैसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए था ट्रीटमेंट कर दो, है ना प्रैक्टिस का यही खूबी है, ध्यान से सुनना। 99% चांसेस है कि प्रैक्टिस से डेवलप हुआ ब्रेन जो इंट्यूशन देगा वो सही देगा, क्योंकि ब्रेन ऐसे ही आउटपुट नहीं दे रहा, ब्रेन ऐसे ही नहीं बैठ के सोच रहा होता ऐसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम सुने होते पढ़े होते तो उसको एक्यूमुलेट करके करता है। हमारी ब्रेन चीजें क्रिएट तो करता है बट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट आर फीडेड इन द ब्रेन, ब्रेन में जो डेटा है उन्हीं का मदद लेके एक नया चीज क्रिएट करके देता है। ठीक है तो ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट ना भी आ रहा हो, क्वेश्चन छोड़ना मत, क्वेश्चन पढ़ करना।
ठीक अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर देना, सही हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। क्वेश्चन आसान आया, ठीक है। एक्साइटमेंट में बहुत स्लो लिखने की कोशिश मत करना, बहुत राइटिंग बनाने की कोशिश मत करना, स्पीड को मेंटेन रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना है ना। 80 मार्क्स लाने के लिए जरूरी है आप 90 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 अटेंड करो, तभी तो कटकुटा के 80 प्लस आएगा, है ना। हम मान के चलते हैं कि देयर मे बी सम एक्यूरेसी प्रॉब्लम इन स्टूडेंट, हो सकता है बच्चा लिख रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन भी किया होगा। अब कुछ बच्चे हैं मान लो 50 मार्क्स का अटेंड करके आए तो बहुत टेंटेटिव है ना कि 40 से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इसको भी बहुत कम छोड़ा, 50 नंबर का अटेंड करके आया उसमें भी गड़बड़ी हो गई तो इसलिए अटेंड ज्यादा करना है, स्पीड पे ध्यान दो, ज्यादा राइटिंग सुधारने की चक्कर में मत पड़ना। सीए में बहुत बढ़िया राइटिंग से कुछ नहीं होता, मार्क्स नहीं मिलते एक्स्ट्रा कुछ, हाँ फेयर लिखने की कोशिश करना, इतना साफ तो जरूर लिखो कि जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए, है ना। डॉक्टर वाली राइटिंग नहीं चलेगी, पर इतना जरूर लिखो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है और फटाफट करने की कोशिश करना है। लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं 4 अटेम्प्ट में किसी बच्चे का नहीं निकला था, समझ रहे हो, एंड लास्ट जो अटेम्प्ट था 4th अटेम्प्ट उसमें 37 मार्क्स आया था। उस बच्चे ने अगले अटेम्प्ट में बढ़िया से पढ़ाई करके, जबकि टाइम इतनी नहीं थी, कम टाइम था, 82 83 नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आया था, स्कोर किया था। और पता है पढ़ा कहां से था? यूट्यूब के फास्ट ट्रैक से। उसका रिजल्ट और कमेंट दोनों मैंने शेयर किया होगा जब रिजल्ट आया था तब। तो ऐसी बात नहीं है नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी ना जो बच्चा 4 अटेम्प्ट से नहीं कर पा रहा था उसे लगे कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वो कैसे लेके आ गया 82 83, वो भी फास्ट ट्रैक से पढ़ के, है ना समझ रहे हो। तो बिल्कुल हो जाएगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है, फोकस अपनी सटीक रखो, सही चीज पढ़ो, ठीक है, और जितना हो पाए कवरेज करने की कोशिश करना। एग्जामिनेशन में कोई चीज ना भी आए, जितना आए उतना जरूर लिखो, क्या पता सही लिख दो, ठीक। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलो।